हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051। तो हमारी हेडिंग है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो आज हम इसकी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो था कि इसके पास जो मेमोरी थी उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक तो प्रोग्रामिंग मेमोरी और एक डाटा मेमोरी। और डाटा मेमोरी हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड प्रोग्रामिंग मेमोरी आल्सो हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरीज। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारी मेमोरी थी, सॉरी फॉर दैट, जो हमारी मेमोरी जो थी वो हमारे सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो क्या था? प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है, और एक हमारा डिवाइड हुआ इन डाटा मेमोरी फॉर द डाटा स्टोरिंग एंड प्रोग्रामिंग मेमोरी फॉर द प्रोग्रामिंग सपोर्टिंग। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसकी दो ब्रांचेस थी मेमोरी की, एक तो डाटा मेमोरी और एक प्रोग्रामिंग मेमोरी। और प्रोग्रामिंग मेमोरी भी क्या हुई, सेवरल टू पार्ट्स में ब्रेक हुई। ओके, और डाटा मेमोरी भी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दो पार्ट्स में ब्रेक हुई। ठीक है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो इंटरनल मेमोरी थी उसके पास थे 4 KB, ठीक है, और जो एक्सटर्नल थी उसके पास थी 64 KB। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी के पास थी 64 KB। सिमिलर आल्सो इंटरनल के पास यहाँ पे थी 128 बाइट, एंड एक्सटर्नल के पास थी हमारे 64 KB। तो ये हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन था माइक्रो कंट्रोलर 8051 का। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक स्टैक की फॉर्मेशन में हम बात करेंगे कि सेवरल क्या क्या इसमें प्रोसीजर थे। तो हम अब डिजाइन करते हैं इसके स्टैक, एक रजिस्टर्स के पूरे इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी रजिस्टर क्या क्या वर्क करती थी। तो हम डिजाइन करते हैं एक स्टैक को। ठीक है, और जो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली वर्क करते हैं हमारे हेक्सा कोड पर। ठीक है, तो जो फर्स्ट था ये था रजिस्टर बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। ओके, फिर बिट एड्रेस, रैम एंड स्क्रैच पैड। सो अब हम लिखते हैं कि ये किन किन के लिए यूज होता था। तो फर्स्ट जो था हमारा ये था रजिस्टर बैंक, जिसका इनिशियल नेम बैंक 0 था। ठीक है, और रजिस्टर बैंक 1, ये वाला पोर्शन रजिस्टर बैंक 1, और इस वाले पोर्शन का नाम था रजिस्टर बैंक 2, और ये था हमारा रजिस्टर बैंक 3। तो सेवरल रजिस्टर्स हमारे बैंक कितने थे? 4। ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे थे, बैंक 3, 2, 1। ओके, इसको सही से लिख लेते हैं। और फिर हमारे पास था बिट एड्रेसेबल रैम, बिट एड्रेसेबल रैम। ओके,
और हमारे पास जो सबसे ऊपर था ये था स्क्रैच पैड। तो अब हम बात करेंगे कि स्क्रैच पैड बेसिकली होता क्या है। पैड रैम, ओके। हम पहले इनके वो देख लेते हैं कि किन किन जो हमारा जो पूरी ये स्टैक है कि कहाँ से कहाँ तक की बीच में डिफाइंड है। तो जो बैंक 0 है वो हमारा 0 to 07 तक, ठीक है। और ये 07 से यानी कि ये स्टार्ट होगा फिर 08 से, तो ये 08 से स्टार्ट हुआ और ये फिनिश हुआ 0F पर। फिर ये नेक्स्ट वाले स्टार्ट हुआ 10 पर, फिनिश हुआ 17 पर। ये वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ 18 पर, फिनिश हुआ 1F पर। ये स्टार्ट हुआ 18 पे और फिनिश हुआ 2F पर। फिर ये स्क्रैच पैड स्टार्ट हुआ 30 पे और खत्म हुआ 7F पर। बिकॉज ये हेक्सा कोड है तो हेक्सा कोड को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी हमारी। क्या था? एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी स्टैक की फॉर्म में। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था स्क्रैच पैड बेसिकली है क्या। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्क्रैच पैड। तो अब हम लिखते हैं स्क्रैच पैड SCRATCH scratch pad. A total of 80 bits from location 330H to 7FH are used for the read and write storage are called a scratch pad. देखते हैं क्या है पॉइंट हमारा। A total of 80 byte from location 30H to 7FH are used for read and write storage are called scratch pad. बेसिकली इसके नाम की वजह से ही इसको स्क्रैच पैड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक मेमोरी का पार्ट। अब हम बात करते हैं इसमें किस तरीके से और क्या पॉइंट्स थे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे the 8051 has 4 registers, ठीक है, banks of 8 registers, 8 registers। तो क्या था हमारे पास 4 रजिस्टर्स बैंक्स थे तो 8 रजिस्टर हमारे टोटल थे। इसमें ईच विद एड्रेस जो हमने स्टैक में बनाया है उसी के लिए है। एड्रेस फ्रॉम 00H to 1FH and assembly language, they are addressed by the name that is R0 to R7 because we have 8 registers, so we starting with 0 and last point is R7, so R0 to R7. The register banks are identified with the 2 bits in the process status board, ठीक है। तो हमारे जो रजिस्टर्स बैंक्स थे तो वो कहाँ से किस तरीके से शो होते थे उसके बारे में बात करते हैं। The registers
banks are identified with 2 bits in the processor स्टेटस बोर्ड। जो ये प्रोसेसर स्टेटस बोर्ड होता है, ये अलग से एक रजिस्टर होता है जिसमें ये शो होती है हमारी रजिस्टर्स बैंक। द PSW हैज अ 2 bits फॉर आइडेंटिफाई द रजिस्टर्स बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी रजिस्टर बैंक्स हैं, उनको ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है। द PSW has 2 bits for identify the registered bank। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डिक्लेयर करता है कि कौन सा बैंक, कौन सा रजिस्टर किस फॉर्मेट में। मैं एक लाइन खींच देता हूँ बीच में सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है 0 एंड 0, एक वैल्यू है 0 एंड 1 और एक वैल्यू है, बेसिकली हम बिट्स को लिख रहे हैं यहाँ पे बाइनरी डाटा फॉर्मेशन में। तो जब 00 हो या 10 हो तो हमारी, और 11 हो तो कौन सा रजिस्टर्स को ये डिक्लेयर करेगा। जब हमारे पास 00 हो तो ये बैंक जीरो को कॉल करेगा कि आप जाइए डाटा को बैंक 0 में स्टोर कीजिए। फिर जब 01 होगा तो ये बोलेगा कि नहीं भाई, आपको बैंक 0 में नहीं जाना, आपको बैंक 1 में जाना है। 10 में बैंक 2 में जाएगा और 11 में बैंक 3 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 किस तरीके से होता है और कितनी रजिस्टर्स हैं और कितने रजिस्टर्स बैंक हैं, और PSWR किस तरीके से अपने बैंक्स को कॉल करता है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।